हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब। आज हम टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता इकोनॉमिक्स के लिए 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन लागतों में वृद्धि ऊपर की ओर धकेले गए मूल्य को क्या कहलाते हैं। यानी जब उत्पादन लागतों में वृद्धि के कारण अगर महंगाई बढ़ जाए या जो कीमतें हैं वो ऊपर चली जाएं तो इस तरह की कीमतों को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है कि मांगजन्य मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मंदी, या फिर लागतजन्य मुद्रास्फीति, या फिर आंशिक मुद्रास्फीति। देखिए, उत्पादन लागतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो मूल्यों में वृद्धि होती है उसको हम लागतजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने के कारण इसका जन्म होता है, जो उत्पादकता से अधिकतम वृद्धि लागत का जो मूल्य होता है उसको बढ़ा देती है। यानी जो उत्पादकता जिस मूल्य पर पहले हो रही थी उससे ज़्यादा मूल्य पर उत्पादन होने लगता है और जिसकी वजह से वस्तुओं की कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं। इस तरह की मुद्रास्फीति को लागतजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, मौद्रिक मजदूरी स्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य प्रतिलोम संबंध की व्याख्या सबसे पहले किसने की, यानी प्रथमतया व्याख्या किसने की। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा, फ्रीडमैन मिल्टन के द्वारा, फिलिप्स केगन द्वारा, या रॉबर्ट ल्यूकस के द्वारा। देखिए, जो फिलिप्स वक्र नाम से ही प्रसिद्ध है वो वक्र जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को बताता है और ये संबंध विपरीत संबंध को बताता है। और इसकी सबसे पहले जो व्याख्या है, नाम में ही नियम के फिलिप्स वक्र में फिलिप्स लिखा हुआ है, तो AW फिलिप्स द्वारा की गई। देखिए, फिलिप्स वक्र जो होता है वो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। ये होता है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स कर्व PC लिख देते हैं और इधर मजदूरी दर को दिखाया जाता है और नीचे बेरोजगारी को दिखाया जाता है। तो फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र जो होता है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है, साथ ही साथ इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है। और इसकी सर्वप्रथम व्याख्या जो है वो AW फिलिप्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्फीति गतिरोध का एक लक्षण नहीं है। यानी जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न समृद्धि या उच्च रोजगार या उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा स्फीति गतिरोध का लक्षण नहीं है। तो इसमें से जो उच्च रोजगार है वो जो है स्फीति गतिरोध का लक्षण नहीं है। स्फीति गतिरोध के लक्षण से मतलब स्फीति गतिरोध की स्थिति यानी कीमतें बढ़ने से जो विकास रुक जाए, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो इनमें से उस तत्व को आपको छांटना है जिसका इससे संबंध नहीं है। यहाँ पर उच्च रोजगार की दर जो है वो स्फीति गतिरोध का लक्षण नहीं है। निम्न समृद्धि यानी कि विकास हल्की दर से होगा तो स्फीति के कारण होगा, ये भी है। उच्च रोजगार नहीं है क्योंकि अगर रोजगार उच्च हो गया तो मांग में वृद्धि हो जाएगी और विकास वगैरह जो है वो सही हो जाएंगे। उच्च मुद्रास्फीति भी स्फीति गतिरोध का मुख्य लक्षण है और उच्च बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि कीन्सवादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति सहायक होती है या सहायता करती है बेरोजगारी को न्यूनतम करने में, वास्तविक उत्पाद को अधिकतम करने में, ए और बी दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। देखिए, मुद्रास्फीति जो रेंगती हुई है यानी कि जब इकाई के अंक में रहे वो, तो इस तरह की मुद्रास्फीति प्रत्येक विकासशील देश के लिए लाभदायक होती है और ये देश की समृद्धि का द्योतक होती है। तो जब तक बहुत हल्की दर से मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में रहती है तो वो बेरोजगारी को न्यूनतम करने में भी सहायक है और वास्तविक उत्पाद को अधिकतम करने में भी सहायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यावहारिक है और दोनों में बाद वाला ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए, ये JM कीन्स का कथन है, जिन्होंने कहा है कि मुद्रा
स्फीति यानी जब कीमतें बढ़ रही हों तो वो गलत है, अन्यायपूर्ण है। और मुद्रा यानी मंदी को भी उन्होंने बुरा बताया है, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करके उन्होंने बताया है कि जो बाद वाली स्थिति है यानी कि जो मुद्रा संकुचन की स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है कीन्स। J.M. कीन्स ने ये व्याख्या दी है और ये वक्तव्य उन्हीं का है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिक और थोक मूल्य सूचकांक। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है समग्र मूल्य स्तर की, उसके सर्वाधिक व्यापक माप की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिक जो है वो समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप होता है। जिसे GNP डिफ्लेटर भी कहते हैं। और GNP डिफ्लेटर बराबर होता है चालू कीमतों पर GNP, और उसको हम डिवाइड कर देंगे जब स्थिर कीमतों पर GNP से, तो जो हमारा है GNP डिफ्लेटर हो जाता है हमें प्राप्त। और जो समग्र मूल्य का सर्वाधिक व्यापक माप है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिक है, जिसे GNP डिफ्लेटर इस तरह से लिखते हैं। डी फॉर डिफ्लेटर होता है, और अगर फॉर्मूला होगा तो GNP डिफ्लेटर इज इक्वल टू होगा चालू कीमतों पर, यानी चालू कीमतों पर जो है आपका GNP, और अपॉन यानी इसको डिवाइड करेंगे आप जो स्थिर कीमतों पर GNP होता है, स्थिर कीमतों पर GNP। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला आ जाता है कि स्फीतिक अंतर की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो स्फीतिक अंतर या स्फीति अंतराल जो भी आप कहें, इसका जो प्रतिपादन है वो किया है कीन्स के द्वारा। देखो, जब जो नियोजित व्यय है वो ज़्यादा हो जाएगा पूर्ण रोजगार के स्तर पर वास्तविक उत्पादन से, तो स्फीतिक अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो स्फीतिक अंतराल की जो बात कही है वो उसका प्रतिपादन करना कह लीजिए, या उसको सबसे पहले व्याख्या करना कह लीजिए, वो दिया है आपके प्रोफेसर कीन्स ने। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और उन्होंने एक पुस्तक आई थी इनकी 1940 में कीन्स की, हाउ टू पे फॉर द वार। उस पुस्तक में इन्होंने जो है स्फीतिक अंतराल का बारे में बात की है। पुस्तक का नाम याद रखना है, आ जाता है कभी कभी, हाउ टू पे फॉर द वार। ये इनकी बुक है और आई है ये 1940 में। इसी बुक में इन्होंने स्फीति अंतराल के बारे में बात की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें। स्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत समान दिशा में बदलते हैं, विपरीत दिशा में बदलते हैं, स्थिर रहते हैं, या सभी सही हैं? तो देखिए, जब स्फीति की बात होती है तो स्फीति का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में महंगाई से होता है। जब कीमतें लगातार बढ़ रही हों, समग्र कीमत स्तर जब लगातार बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति को हम स्फीति के रूप में परिभाषित करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि स्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत। तो देखिए, स्फीति में जब वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य लगातार घटेगा। तो स्फीति काल में मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं की कीमतें में विपरीत संबंध होते हैं और ये विपरीत दिशा में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा स्फीति में किसे सबसे ज़्यादा लाभ होगा? बचतकर्ता को, ऋणदाता को, ऋणी को, या पेंशनधारी को? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभ होता है वो ऋणी को होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मुद्रा स्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ किसे होगा? तो जो उधार जिसने ले रखा है, जो ऋणी है, उसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। कारण यह है कि मुद्रा स्फीति से आशय उस अवस्था से होता है जिसमें मुद्रा का मूल्य निरंतर गिर रहा होता है या घट रहा होता है और वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऋणी द्वारा लौटाए गए धन का मूल्य उसके द्वारा जब वो धन लिया गया था उस मूल्य से कम होगा। अतः ऋणी को मुद्रा स्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति होगी इन चारों ऑप्शंस में। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओकन का नियम निम्नलिखित
में से किसके बीच संबंध को बताता है? बेरोजगारी एवं समृद्धि, रोजगार एवं समृद्धि, कर की वृद्धि दर और कर राजस्व या मुद्रा प्रसार एवं रोजगार। देखिए, ओकुन का जो नियम है वो बेरोजगारी और समृद्धि के बीच के संबंध को दर्शाता है और इसको फिलिप्स कर्व का विकसित रूप आप कह सकते हैं। उसी तरह उससे तकरीबन रिलेटेड है और इसके अनुसार यदि बेरोजगारी दर में 1% की वृद्धि हो जाए तो वास्तविक जीएनपी में 3% की कमी आएगी और किन्हीं किन्हीं किताबों में ये प्रतिशत की कमी का जो प्रतिशत है ये 2% भी लिख रखा है। तो ओकुन का नियम आपको बेरोजगारी और समृद्धि के स्तर में संबंध को बताता है। इसके बाद अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्फीति गतिरोध नहीं है की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च बेरोजगार। उच्च रोजगार का स्तर जो है वो आपका स्फीति गतिरोध की विशेषता को नहीं दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मूल्य सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है, इसमें आए परिवर्तनों को मापना, यानी जीवन स्तर में आए परिवर्तनों को मापना, मुद्रा की क्रय शक्ति में आए परिवर्तनों को मापना, मुद्रा में सोने की मात्रा को मापना या उत्पादन क्षमता को मापना। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया है मूल्य सूचकांक के बारे में पूछा गया है और इसका उद्देश्य स्थिर एवं चालू कीमतों पर स्थिर आपकी जो स्थिर कीमतें हैं या चालू कीमतें हैं उस पर आपकी क्रय शक्ति को मापना होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी क्वेश्चन को दूसरे ऑप्शंस के साथ भी दे सकते हैं, जिसमें जो सही और मुद्रा की क्रय शक्ति की जगह पर ऑप्शन दे सकते हैं कि रुपए की खरीद शक्ति। तो रुपए की खरीद शक्ति भी आ सकता है और मुद्रा की क्रय शक्ति भी आ सकता है, मतलब एक ही होता है। और मूल्य सूचकांक का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मुद्रा या रुपए की क्रय शक्ति में आए परिवर्तन को मापना होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? तो देखिए, यदि विभिन्न साधनों को पुरस्कार उनकी सीमांत उत्पादकता के समान दिया जाए तो क्या कुल उत्पादन पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या इससे कम होगा या अधिक? इस कठिनाई को योगीकरण की समस्या को एडिंग अ प्रॉब्लम इंग्लिश में कहते हैं और इसी संबंध की व्याख्या जो है हमारे अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है विकस्टीड, उन्होंने ये बताया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है और विकस्टीड ने इस समस्या का जो समाधान है वो यूलर प्रमेय के आधार पर किया है। ठीक है, संकलन की समस्या यह है कि जब सीमांत उत्पादकता के आधार पर आप सभी उत्पत्ति के साधनों को उनका जो कहना चाहिए लाभ, ब्याज या मजदूरी जो भी बनती है वो दे दें, तो क्या फिर आय का वितरण समान हो जाएगा, कम रहेगा या बढ़ती, मतलब उसमें कोई ना कोई विषमता रहेगी या नहीं रहेगी? यही सारी समस्या को उन्होंने सुलझाया है यूलर प्रमेय के अनुसार और ये अर्थशास्त्री हैं विकस्टीड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? याद है आपको, जो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वो किस आधार पर दिया जाता है? तो वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिया जाता है। परिवारों का एक सजातीय समूह के उपभोग में आने वाली वस्तुओं के आधार पर जीवन निर्वाह की लागत को ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला है कि वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है आपकी डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी। बुक्स के नाम उनके राइटर्स के साथ मिलान करने के लिए या डायरेक्टली कई सारे बुक्स के नाम हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। 2 बुक्स के नाम तो कम से कम पूछे ही जाएंगे, इसलिए जो मेन बुक्स हैं और उनके जो राइटर्स हैं उनको आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक स्फीति उत्पन्न होती है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण, बाजार की अपूर्णताओं के कारण,
उत्पादन के पूरक साधनों की कमी के कारण या व्यय में वृद्धि के कारण। तो देखिए संरचनात्मक स्फीति बाजार की अपूर्णताओं के कारण और उत्पादन के पूरक साधनों में कमियों के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हैं और ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा कूट में पूछा जाएगा, जैसे 2 और 3, 1 और 4 सही है या सही है। तो संरचनात्मक स्फीति जो उत्पन्न होगी वो बाजार की अपूर्णताओं और उत्पादन के पूरक साधनों में कमी के कारण उत्पन्न आएगी और ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे कूट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, स्फीति का कारण क्या है। स्फीति अभी आपको बताया है कि स्फीति ऐसी स्थिति जब मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो। तो स्फीति के जो कारण इसमें दे रखे हैं वो आय में जो वृद्धि की मांग की जाए तो स्फीति बढ़ेगी या महंगाई बढ़ेगी, या बढ़ती हुई मांग के अनुरूप यदि पूर्ति में वृद्धि न हो तो, या अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन हो तो, या उपरोक्त सभी। देखिए स्फीति के उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है और इन सभी कारणों से स्फीति या महंगाई बढ़ती है। आय में जब लोगों के आय में वृद्धि की मांग, तो आय में वृद्धि की मांग या तो कोई संघ, श्रमिक संघ कर रहा होगा या फिर सरकारी कर्मचारियों का कोई समूह कर रहा होगा। तो जब इतने ज़्यादा लोगों की आय की उनकी मांग को मानकर एक साथ उनकी आय में वृद्धि कर दी जाए तो बाज़ार में जो करेंसी है उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा और जब आय में वृद्धि होगी तो एकदम सारे के सारे उपभोग बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति में वृद्धि न हो। देखिए यदि जितनी मांग हो उतनी ही पूर्ति करेंसी की बाज़ार में उपलब्ध हो तो महंगाई नहीं आएगी, यदि पूर्ति में वृद्धि होगी तो महंगाई आ जाएगी। और तीसरा है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन होगा तो भी स्फीति का कारण बनेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है। पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा, गलियों में प्रकाश व्यवस्था या बिजली का घरेलू उपयोग। देखिए सार्वजनिक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो राज्य या सरकार द्वारा समग्र जनता को या समग्र जनता के कल्याण के लिए बिल्कुल निःशुल्क या थोड़ा बहुत पैसे के आधार पर समान रूप से वितरित की जाती हैं। तो पुलिस बल राज्य है, राज्य द्वारा पुलिस की नियुक्ति की जाती है और सभी की रक्षा वो समान आधार पर करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा बल भी, और गलियों में जो प्रकाश की व्यवस्था है वो भी सरकार की तरफ से होती है, मरकरी लाइट्स लगा दी जाती हैं, सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और तीसरा है घरेलू बिजली का उपभोग, ये एक व्यक्तिगत चीज़ है और जो घरेलू बिजली का जितना ज़्यादा उपभोग आप करेंगे उतना ज़्यादा बिल आप पे करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्फीतिक दबाव के अंतर्गत घरेलू बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो घटेगी, बढ़ेगी या उत्पादयुक्त निवेश में परिवर्तित होगी। तो देखिए जब स्फीतिक दबाव होगा, जब महंगाई बढ़ेगा तो जो घरेलू बचत है वो घटेगी, क्योंकि जो व्यक्तियों की आय या इनकम है वो उपभोग पर ज़्यादा खर्च होने लगेगी और वो बचत नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाएगी, खर्च जो आय है उसमें खर्च का प्रतिशत या उपभोग व्यय का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि स्टैगफ्लेशन वे स्थिति है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती हैं। विस्फीति एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी, स्फीति और बढ़ता हुआ रोजगार, सतत मूल्य में वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी, और स्थिर रोजगार और विस्फीति। देखिए स्टैगफ्लेशन एक गतिहीनता की स्थिति होती है, उसमें महंगाई और बेरोजगारी एक साथ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा कि सतत मूल्य में भी वृद्धि होगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इस स्थिति में आर्थिक वृद्धि की दर और कीमत बढ़ने की दर धीमी रहती है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में स्फीति और बेरोजगारी दोनों ही उच्च होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी और आप लोग पहले इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि मांग प्रेरित स्फीति हो सकती है कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण, बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि के कारण, प्रत्यक्ष करारोपण में अधिक गिरावट के कारण, उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही है, आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो मेनली ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली क्या वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो पहले किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये वीडियोस आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। इनको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।